तो उसने मेरे को पूछा आउट में कुछ हो सकता है क्या। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर वंदना मैम से पूछना चाहता हूं कि कल कौन सा श्लोक हुआ था। श्लोक नंबर बता दीजिए कृपया। कल के जो लोग थे कृपया मैं एक मिनट अनम्यूट कर देता हूं। जो लोग कल थे कृपया श्लोक नंबर बताएंगे। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी। सर वो जी अनुपान से लेके यहाँ तक हुआ था, घृतपान तलक। कौन सा श्लोक नंबर कौन सा है? मुझे लगता 80 70 85 78 है ना, जीर्ण ज्वन में घृतपान। ये हो गया है नहीं, इसका टीका आप बताइए। 84 का। अच्छा हाँ, हम लोगों ने मतलब ये सब करा, लेकिन टीका सबके तो टीका एक बार ये श्लोक ही पढ़वा देते हैं ना सर से। जी जी मैं पढ़ देता हूँ। जीर्ण ज्वर में घृतपान, बहुत बढ़िया श्लोक है ये। प्लीज म्यूट कर लीजिए। रुक्षम हि तेजो ज्वरकृत शेषा उक्षितस्य च वमन स्वेद कालाम्बुक कषाय लघु भोजने यह स्याद अतिबलो धातु सहचारी सदा गति तस्य संसमनम सर्पी दीप्तस्य वा अम्बुवेश्मनः। यहाँ कहा गया है कि रुक्षम ही तेजो, तेज रुक्ष है, यही रुक्ष तेज ज्वर की उत्पत्ति करता है। ज्वरकृत तेजसा रुक्षितस्य च, तेज के कारण शरीर के रुक्ष होने पर वमन स्वेद कालाम्बु कसाय लघु भोजने, वमन स्वेद समय काल जल कसाय लघु भोजन के कारण या साध अति बलो धातु सहचारी सदा गति, जो अति बलवान है वो अग्नि के साथ सहचर गति करने वाले धातु कहते हैं आगे उस वायु को समन करने वाला जो है तस्य संसमनम सर्पी दीप्तस्य व अम्बुवेश्मना। यह सबसे इंपॉर्टेंट घी ही है। जिस प्रकार कहीं आग लगी हुई और उस घर को पानी से बुझाने का काम किया जाता है, वैसे ही ये घी काम करता है। जी वैद्य जी। जी आप अभी भी पाकिस्तान बॉर्डर के पास में से टीका पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं? जी वैद्य जी, जी वैद्य जी। कहाँ से लाते हैं इतना ऊर्जा कि कहीं पर भी रह के शास्त्र पढ़ना है आपको? कहाँ से? तो अपनी रूटीन में है ना वैद्य जी, तो आपने आदत डाल दी है। जी सच में ग्रेट है आप। ठीक है, ये टीका कोई पढ़ेंगे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है तो मैं हिंदी में अर्थ बताऊंगा। सर नहीं, पहले वाली भी टीका, अनुपान वाली भी करवा चलिए दीजिएगा। अनुपान वाली भी पढ़वा दीजिए वैद्य जी। श्लोक नंबर बता दीजिए कृपया। सर जस्ट उससे पहले वाला शायद 83 था क्या? सर पढ़ू टीका सर? हाँ पढ़िए पढ़िए। पहले दे धातु बलत्वाच, ये वाला टीका। नहीं सर, अनुपान की देखिए ना, अनुपान वाला श्लोक होगा। रुकिए मुझे पहले श्लोक आने दीजिए, पहले मैं श्लोक देख लेता हूँ।
क्योंकि ना टीका पढ़ने से बहुत सारा हमें बहुत सारी चीजें मालूम होती है। सर और आप तो हर टीका रिपीट कर दे, ऐसे लगता है फिर से सीखने को मिलेगा। 78 है सर, 78 नंबर है। तो ये श्लोक से शुरू करते हैं। श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद में टीका पढ़ेंगे। ज्वर में अनुपान, ये पढ़ लीजिए कोई। 78 ना सर? हाँ, हिंदी संस्कृत और हिंदी। अनुपाने अपि याजयेत्। हाँ, नहीं योजयेत् ना सर? हाँ, या अनुपाने अपि योजयेत् तानि कथितं शीतं च धारी मध्यम च सात्म्यतः। अनुपान में इन शाकों को पीने से योग्य पतला पीने की योग्य पतला बनाकर देवे और उबालकर ठंडा किया पानी तथा मध्य को सात्म्य के अनुसार अनुपान देवे। जी। अब ये टीका इसका मैं लाता हूँ 78। एक मिनट रुकिए सर। इसका कोई चैप्टर ना गूगल पे नहीं है जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें गए एक हफ्ते से। मुझे ऐसे लगता है इसका संकलन करने का बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि लिटरली हम ऐसे इतने सारे तो योग संकलन कर रहे हैं, आयुष दर्पण पे हो रहा है सब संकलन। अब देखिए ऐप पे सब डला हुआ है, सारा संकलन है। अच्छा नहीं सर, मतलब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना अनुपान और हर एक व्याधि के अनुसार खान पान, मतलब डाइट का एक इतना ह्यूज मतलब न्यूट्रिशन और डाइटिक्स पे काम हो सकता है। और गूगल पे क्यों करेंगे? गूगल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं, हम लोग उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जी यस। आपका आपके इसमें आ रहा है, टीका आ रहा है। हाँ, अनुपाने अपि भोजयेत् तानि कथित शीतं च वारी मध्यम च सात्म्यतः स अनुपाने अपि आतुरस्य पश्चात् पाने अपि तानि योजयेत् तथा इसका मतलब ये, रुकिए रुकिए हाँ। रुकिए, इसमें बोल रहे हैं अनुपान का मतलब क्या होता है? आतुरस्य पश्चात पाने अपि तानि योजित। जो कोई भी चीज के बाद पश्चात पाने, मतलब कोई भी मेडिसिन लेने के बाद जो बाद में पिया जाता है उसको हम अनुपान बोलते हैं। तानि योजित, इसकी योजना करनी है। आगे पढ़िए। तथा कथित शीतम च वारी मध्य च। इसका मतलब है कि तथा क्वथित शीतम च, मतलब क्वथित मतलब क्वाथ करके ठंडा करके वह पीना है, या वारी पीना है, नॉर्मल पानी पीना है, या मध्य पीना है। सात्म्य अवशात अनुपाने अपि योजयेत्। जो बॉडी को सूट सात्म्य करता है, हाँ। जो साथ में है, उसके हिसाब से अनुपान की योजना करनी है पेशेंट के लिए। सर इसमें ना सर ये नहीं समझता, क्योंकि पेशेंट तो कोऑपरेटिव रहता ही नहीं है, वो तो हर चीज को पहले आयुर्वेद क्यों आपने कोई टेस्ट ये साग दे दिया, उसको व्यंजन दे दिया, व्यंजन हाँ। देने के बाद आप उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि ये काढ़ा को ठंडा करके पियो, या पानी पियो, या फिर आप मध्य पियो, ये नहीं बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं सर, तो यही मैं कोई चीज बोल रही हूँ। हाँ अगला पढ़ना है सर। अनुपानम आगे हिमाद्री की टीका पढ़िए। अनुपानम अनुपानम्य आह अनुपाने अपि इति तानि व्यंजनानि पानयोग्यानि कृतानि। हाँ, इसका मतलब ये है कि अनुपानन्यः, जब ये शब्द बोल रहे हैं इसे अनुपान के बारे में बताया है। तानी व्यंजनानि, कोई भी जो हम लोग व्यंजन दे रहे हैं ज्वर रोगी को, तो उसको पान योग्य कृतानि, जो पीने योग्य है वही चीजें देनी है। आपको अगर कुछ देना है तो आप ऐसा चीज मत दीजिए जो पेशेंट को असात में है और उसको पीने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा चीज नहीं देना है। जो पान करने के योग्य है वही चीज अनुपान के रूप में देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ज्वर है और आपने उसको दही खाने के लिए दे दिया, तो वो योग्य नहीं है दही खाना, वो अनुपान नहीं है। उसको ऐसा चीज दीजिए जो योग्य है, वहां पे वही चीज देना है। स ज्वर ज्वर मुक्तम व निदानन दिनांते भोजन। एक मिनट दिनांते भोजन हिंदी लाता हूँ और उसका पहले पढ़ के फिर हम टीका पढ़ेंगे। 79 और 80 इतना मजा आता है ना, ज्वर चिकित्सा पढ़ के और ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट देने का इतना मजा आता है। सर ये ऐसे लग रहा है कि एक बार पढ़ने से नहीं होगा, इसे रिवीजन मारनी पड़ेगी। हाँ याद सर नहीं इसमें एक चीज मैं पूछना चाह रही थी। हाँ सर जैसे कि पेशेंट्स को ज्वर की अवस्था में या फिर कभी भी जब आम है तो उनको दही खाने के लिए मना किया जाता है कि उनको सब, और वहां पर हम सब तक्र की अगर योजना करते हैं तो तक्र क्या हम दे सकते हैं पेशेंट? तक्र तो ऐसा बनाते हैं ना, 1 भाग दही और 4 भाग पानी डाल के उसको मंथन संस्कार करते हैं। हाँ, मंथन संस्कार का महत्व है। हाँ सर,
तो जितने भी मतलब पेशेंट आते हैं उनको मैं कहती हूँ अगर आपको दही खाने का मन है तो उनको सॉलिड दही ना देते हुए उनको सिर्फ तक दिया जाए, तो उनको वो आमज जो वो है वो चीज हटके उनको कफ की वृद्धि नहीं होगी। वो रुक्ष रहता है, तक्रम लघु कषायमलम, रुक्षम कषायमलम, रुक्ष रहता है वो। आम का पचन करता है, दीपन पाचन कार्य करता है। हाँ सर, ये तो करता है। और मैम अगर इसको आपने मतलब धनिया, हींग और अजवाइन या फिर जीरा, इससे भी अगर आपने थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया ना, एक प्रक्षेप करके, तो भी ये दीपनीय हो जाता है, भाता है वो। ओके मैम, यस। जी, ये कौन पढ़ेगा 79 80 नंबर का श्लोक? ज्वर रोगी का भोजन काल। कोई पढ़िए। आप लोग इतने अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं कि मजा आ जाता है आप लोग के साथ। कौन पढ़ेगा? एक कोई डॉक्टर जूही मुले जी आए हैं। हाँ जी, पढ़िए। जी कोई सर। भी कोई भी पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़िए। ज्वर रोगी का भोजन काल। सज्वरम ज्वरम मुक्तम वा दिनांते भोजनात् लघु श्लेष्मये क्षय विवृद्धोष्मा बलवान नलस्तथा यथोचिते अथवा काले देशशास्त्र अनुरोधतः प्रगल्यपवन्नि भुज्यानो न ह्याजीर्णेन पीड़येत्। ज्वर वाले या ज्वर से मुक्त रोगी को दिन के अंत में सायंकाल में लघु भोजन देना चाहिए। इस समय कफ के क्षय से बढ़ी हुई गर्मी के कारण अग्नि बलवान होती है, अथवा उचित समय पर ज्वर वाले या ज्वर रहित रोगी को देश, भूमि और रोगी के साथ में अनुकूलता के अनुसार भोजन देवें। मंद बढ़ने वाले मनुष्य पूर्वार्ध में भोजन करने से अजीर्ण से पीड़ित नहीं होता, अन्यथा पीड़ित होता है। हाँ, देखिए अभी उसका अग्नि मंद है, ज्वर है, लेकिन हम शाम को जब उसको भूख लग रही है, तेज भूख लग रही है, तब हम खाना देते हैं तो वो उसके लिए ठीक है। और देश भूमि के हिसाब से, अगर जैसे कि वो रशिया में है और उसको भूख लग रही है तो हम उसको भोजन, और जब भूख लग रही है तो खाना देना तो सही है उस टाइम पे। अमावस्था नहीं है तो हम लोग दे सकते हैं। इसकी टीका आप तो लोगों ने लेकिन ज्वर है तो आम तो रहेगा ही ना सर, क्योंकि ज्वर पूरी तरह से नहीं ठीक हुआ है, तो फिर उस वक्त में लघु आहार की अच्छा, योजना ये करनी ज्वर पड़ेगी। तरुण ज्वर नहीं है, आगे की अवस्था चला गया है। आगे की अच्छा। मतलब 10 दिन के बाद का ज्वर है, ये बता रहे हैं। इसके बाद में हाँ क्योंकि जीर्ण ज्वर की अवस्था रही, तो वो 10 दिन तक खाएगा नहीं क्या? कुछ भूख नहीं लगेगी क्या? हाँ, लगेगी ना सर। और यहाँ पे ये बोला गया कि कफ के क्षय से बढ़ी हुई गर्मी दिन के भर में कारण कफ अग्नि। का क्षय हो जाता है, दिन भर के बाद मतलब शाम क्षय को से। जी, शाम को तो उसको भूख लगेगी ना, एक टाइम तो खाएगा ही। लंघन इतना दिन थोड़ी ना करेगा, 10 दिन 12 दिन। जब उसको भूख लग रही है तब खाना खाने के लिए दे देना है उसको। जी, अभी ना हम लोग इसका टीका पढ़ते हैं। ये पढ़िए 79 नंबर का श्लोक का टीका कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़िए। 79 से। जी सर। सज्वर नर दिनांते भोजयेत् अथवा ज्वर मुक्त चिरकाल ज्वरस्तयम् किं भूतः भोजन भोजयेत् लघु मात्राया स्वभावात् उभयथा यत् लघु। हाँ, रुकिए। इसमें बोल रहे हैं कि सज्वर नर दिनांते भोजेत, मतलब जब उसको बुखार है तो फिर पूरा दिन नहीं खाया उसने, और लेकिन शाम को उसको भूख लग रही है, तब दिन के अंत में शाम के टाइम उसको हल्का खाना खाना चाहिए। अथवा ज्वर मुक्त अचिरकाल ज्वर त्यक्तम, मतलब ज्वर चला गया है, ज्वर मुक्त लक्षण है। और ज्वर मुक्त का मतलब बता रहे हैं कि अचिरकालत्वम, मतलब वो कम टाइम में ज्वर चला गया, ज्वर त्यक्तम, ज्वर का त्याग हो गया है, तब हमें देना है। किम मुक्त भोजन भोजे, किस तरह का भोजन खाने के लिए देना है? तो उत्तर दे रहे हैं कि लघु मात्रा या स्वभावाच, मात्रा में भी हल्का देना है और वो स्वभाव से भी लघु होना चाहिए। इस तरह से जो उभय तथा यद लघु, मतलब दोनों चीज से वो लघु होना चाहिए। किमत्यस्मिन काले लघु भोजने, कितने दिन में हमें ये भोजन लघु भोजन देना चाहिए? इत्याह श्लेष्म इत्यादि, जब श्लेष्मा जो रहता है वो क्षय हो जाता है, श्लेष्म क्षय होने के बाद जब भूख की उसको अनुभूति होती है, तब उसको खाना देना है। आगे पढ़िए। तदा तस्मिन् दिनाङ्क्याख्ये काले श्लेष्मक्षयो यस्तेन विवृद्ध उष्मा
स्वस्वभावो यस्यानलस्य जठराग्नि रसो श्लेष्मशय विवृद्धोष्मा अनल अतएव बलवान तदा पक्तुशक्तः। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि कब दिन है तो श्लेष्मा का क्षय हो रहा है। तस्मिन दिनांताख्ये काले, दिन के अंत में जो काल रहता है उसमें श्लेष्मा का क्षय हो जाता है, क्योंकि सुबह का टाइम कफ का काल रहता है, दोपहर का टाइम 10 से 2 के बीच में कौन सा टाइम रहता है, पित्त काल रहता है, और फिर दिन के अंत में कौन सा टाइम रहता है तो वायु का टाइम रहता है। उस टाइम पे उसको 4-5 बजे जरूर भूख लगती है, दिन भर नहीं भूख लगेगी, लेकिन उसको 2 से 6 के बीच में ज्यादातर 4-5 बजे कड़कड़ित भूख लगती है। तब उस टाइम पे यतस्तेन विवृद्ध उष्मा स्वभाव, जैसे जैसे उसकी उष्मा की वृद्धि होती है, यस्य अनलस्य जाठाग्नि रसो श्लेष्म विवृद्धोष्मानल, तब उसको जब जाठाग्नि प्रदीप्त हो गई है और श्लेष्मा का क्षय हो गया है और उसमें उन उष्मा और अनल मतलब अग्नि प्रदीप्त हो गई है, बहुत तेज नहीं है, इसमें ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि नॉर्मल वो हो गया है, ज्वर युक्त भी रह सकता है या ज्वर मुक्त भी रह सकता है वो स्टेज में, लेकिन उसको नॉर्मल पूरा दिन में देखे तो शाम को भूख लग रही है तब हमें खाने को देना है। अतएव बलवान तथा पक्तु शक्त, वह अग्नि जो है वो बलवान है, और पक्तु मतलब अग्नि, अग्नि का स्थान थोड़ा शक्त, थोड़ा वो बलवान हो गया है, उस टाइम पे उसको खाने के लिए देना है। आयुर्वेद रसायन पथ्य ग्रहण कालाम आह स ज्वर मुक्त वेति ज्वर मुक्त तु अबलाबलात् दिनांते पंचदशे मुहूर्ते लघु अल्पमात्रां तदा दिनांते। इसमें बोल रहे हैं पथ्य ग्रहण माह, पथ्य के ग्रहण का कौन सा काल है वो बता रहे हैं। ज्वर मुक्त वेति, वा है वा इति, ज्वर का टाइम है, लेकिन उसको भूख लग रही है शाम के टाइम, या ज्वर मुक्त की कंडीशन है, ज्वर निकल गया है वो कंडीशन है। ज्वर मुक्ततु आ बला लाभात, मतलब उसको बल जो है वो थोड़ा सा प्राप्त हुआ है, पूरा बल नहीं प्राप्त हुआ है, ज्वर केवल चला गया है। आ बल लाभात, बल प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन ज्वर अभी गया है बस। दिनांते मतलब पंचदशे मुहूर्ते, ये 15th वाला जो मुहूर्त रहता है दिन के अंत में, उस टाइम पे लघु मतलब अल्प मात्रा में, तथा दिनांते दिन के अंत में। नीचे देखिए टीका में बोला है नानी नात्रष्ट, दिनांते मतलब अपराह्न मतलब शाम के टाइम, इति अन्य प्रातः भोजन काल भुक्त्वा मुक्त्वा दिनांत माहु, मतलब सुबह का टाइम प्रातः भोजन काल मुक्त्वा, सुबह का टाइम स्किप करके दिन के अंत की बात बोल रही है। तदुक्तम न द्वि रण्य ध्यान पूर्वाने नाभिसंधि कदाचना, मतलब जब हम शाम को देते हैं तो वो ना अभिसंधि, वो अभिसंध नहीं करता है, स्त्रोतोरोध नहीं करता है। न तीक्ष्ण गुरु प्राय भुंजित तरुण ज्वरी इति, वो तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला वाला तीक्ष्ण द्रव्य नहीं देना है। न गुरु प्राय भुंजित, गुरु अन्न भी नहीं देना है तरुण ज्वरी को। इति पाराशरेण अपि युक्तम, मतलब पाराशर भी बोलते हैं ज्वरित ज्वर मुक्त वा दिनांते भोजयेत लघु सुटो यस्यांतराग्नि स्यात्मित्यो परमात्तदा। इसका मतलब है कि पाराशर ऐसे बोलते हैं, पाराशर जो थे वो चक्रपाणी के क्लासमेट थे, बेस्ट फ्रेंड थे, तो वो उनका भी ग्रंथ था, अभी नहीं है, तो उसमें बोल रहे हैं कि ज्वरित मतलब जिसको ज्वर है, या ज्वर मुक्तवा जिसका ज्वर चला गया है, उनको दिन के अंत में भोजन देना है। स्फुटो यस्यंतराग्नि मतलब उनका ना अग्नि प्रदीप्त हो गया है, ये स्यास्तामित्यो, उसको ऐसा लगता है कि तृप्ति हो गई है, उस टाइम पे मतलब खाना खाने से उसको तृप्ति होना चाहिए, उस टाइम पे हमें खाने को देना है। तथा च दोषा शैथिल्यम मायंती वह निरंतश्च वर्धते, तब जो दोष रहते हैं वो दुर्बल हो जाते हैं, शैथिल्यता को प्राप्त हो जाते हैं। अग्नि वह निरंतश्च वर्धते, अंदर की अग्नि है वो बढ़ जा रही है। स्फुटित भवंती स्त्रोतांसी दिनांते ज्वरितस्य ही, अग्नि जो है ना वो पूरी तरह से थोड़ा बढ़ रही है, स्त्रोतस जो है वो खुल जाते हैं दिन के अंत में ज्वरित इंसान को भी। इति च श्री कंठदत्त, कंठदत्त नाम का जो ऋषि थे उनका ये मत है। क्या मत है? दिनांते अंत शब्दोत्तर मध्यवाची, अंत शब्द है वो मध्यवाची है। तेने त्रिधा विमुक्त से मध्यवाक्य पित्त से प्राधान्य समय, ये बोल रहे हैं कि जो दिन का टाइम रहता है, पित्त का टाइम रहता है, जो पित्त जो है 10 से 2 के बीच का, उस टाइम पे पित्त जो है वह क्या करता है कि कफ का क्षय कर देता है दिन के अंत तक। पित्त बढ़ा है, भूख नहीं लगी, लेकिन पित्त का रोल वहां पे हो रहा है, तो दिन के अंत में उसको भूख लग जाती है। अंत शब्दोत्तर मध्यवाची, ये संस्कृत का कुछ है व्याकरण।
इति भाव प्रकाश टीका है, भाव प्रकाश की टीका में ऐसा बता रहे हैं। इसमें एकदम साइंस है कि सुबह तो कफ का काल है, उसको भूख नहीं लगेगी, ब्रेकफास्ट नॉर्मली भी लोगों को भूख नहीं लगती है, और फिर दोपहर में भूख लगती है। तो यहाँ पे ज्वरित इंसान है, उसको दिन में भूख नहीं लग रही है। पित्त जो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, वो शाम तक और प्रदीप्त हो जाता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, और दिन के अंत में उसको भूख लगती है 6 बजे के पहले तक। इस पर चर्चा करनी है क्या किसी को? अगर करनी है तो करिए। सर एक्चुअली आपने जो बताया सुबह कफ का काल, कुछ लोगों को सुबह बहुत तेज भूख लगती है। मैं बोलती नॉर्मल इंसान को नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ ज्वर मुक्त का बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ। जिनको अनुरिता मैम सुबह भूख लगती है, एक बार क्रीमी का जरूर विचार करना चाहिए। हाँ हाँ सर। और सर बोले 6 बजे से पहले। अच्छा, यूजुअली आप लोगों अभी का क्रिकेट खेल के आती है तो आपको भूख नहीं लगती है क्या? सर मैं सुबह ही ब्रंच करती हूँ, दोपहर में नहीं खाना खाती। हाँ, तो आप इतना क्रिकेट खेलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो आपको रात का खाना लाइट रहता है ना सर, मेरा रहता ही 9 के बाद में नहीं खाती, इस वजह से। सर ये जो आप जब बता रहे हैं सर, यूजुअली ऐसे होता है कि मैं हॉस्पिटल में देखती हूँ, उनको भूख लगता है 5-6 बजे, उस वक्त में खाना अवेलेबल नहीं रहता है, और उनका टिफिन वगैरह जो भी अवेलेबिलिटी होती है वो 8-10 के बाद में होती है, 8-9 के बाद में, तो फिर वो गलत समय खाना खा रहे हैं और उनका अग्नि प्रदीप्त बराबर टाइम से हो रहा है, जो नहीं हो रहा है। अभी आपको ये समझ गया ना, ये सारा चीज समझ गया। अब हाँ। आप देखिए आयुर्वेद से चिकित्सा करेंगे क्या रिजल्ट आता है। आप तो हाँ, वही प्रैक्टिस सर। करेंगे तो इतना धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे ना कि सचिन तेंदुलकर जैसा बैटिंग करने वाली अभी। जी, और ये पेशेंट बोलते हैं शाम के टाइम भूख लगती है। आप हॉस्पिटल में आईसीयू में देखिए, हाँ सर, 5-6 के वक्त में भूख, मैं इसलिए तो उसको जोड़ रही हूँ, और सिर्फ ज्वर नहीं, बाकी के भी इसमें। तो मुझे वो आश्चर्य लगता है कि हम नॉर्मल रूटीन में बोलते कि रात में हल्का खाना खाइए, और जो ज्वरी है, जो ज्वरग्नि के ट्रीटमेंट के बाद में, या रोगी जो है, वो यूजुअली 4 से 6 के बीच में बोलता है कि मुझे खाना, क्योंकि उसने सुबह खाया नहीं रहता है, लेकिन उस वक्त में खाना अवेलेबल नहीं होता तो चाय बिस्कुट दे देते हैं, और वो बहुत गलत है हॉस्पिटल में। और रिलेटिव्स लोग तो पूछे मत, जितना बताया उतना सुनते ही नहीं। अभी आप आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं ना, तो अब वही आप ये चीज बता सकते हैं। और ये टीका पढ़ने से और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमारा। बराबर सर जी, ये आप्त वचन है सारे, जो आप्तों ने बोला है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। और आप ऐसे कल्पना करिए, ऐसे इमेजिन करिए कि उस टाइम पे लोग संस्कृत ही बोलते थे, जो विद्वान लोग थे वो और लैंग्वेज नहीं बोलते थे। तो जब वो लोग वो टीका पे चर्चा करते होंगे तो सारा संस्कृत में करते होंगे। हम लोग हिंदी में कर रहे हैं, मॉडर्न वाले इंग्लिश में करते हैं, उस टाइम पे संस्कृत में बातें करते थे वो लोग। सोचिए कितने इंटेलिजेंट थे। ठीक है, अभी हम ना आगे का 80 नंबर का श्लोक लाते हैं। इस पर किसी और को भी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ये जो 80 नंबर का जो है ना, यथोचित काले अथवा काले देश साथ में अनुरोध होता, प्रागल्प वहन भोजन अजीर्ण पीड़ित है, मतलब मंदवानी वाला मनुष्य पूर्वाह्न में भोजन करता है तो अजीर्ण से पीड़ित नहीं होता है। इसकी टीका पढ़ते हैं। सर हमारे यहाँ पे कितने संहिताओं के कितने स्कॉलर है, कोई कुछ नहीं बोलता, अपना ज्ञान कोई नहीं बता रहा। वही तो अंजना मैम भी आज नहीं बोल रही है, पता नहीं क्यों। मतलब अभी जिन्होंने इतना संहिता ही पढ़ा है, तो मैं तो कहता हूँ पाप लगेगा, नहीं बताएगा मन में रखते। हाँ, पाप लगेगा। सही बोला सर। तो बिल्कुल अच्छी बात बोली पवन सर ने। सर ऐसा नहीं है, ऐसा सभी लोग जनरली, जैसे अब कुछ लोग थोड़ा, हमको लगता है बोलने में अपने आप को थोड़ा सा कहते लगता है, कुछ शाई फील करते हैं, जब कुछ बोलना चाहते हैं भी नहीं बोल पाते हैं। कुछ लोग सुनने में ही ज्यादा इंटरेस्ट लगते हैं, और हम लोग भी ऐसा नहीं है, हम लोग तो लगातार आप लोग के साथ जुड़े ही रहते हैं। और क्योंकि अलग अलग मत आता है। अभी मैं बहुत अच्छा सा पढ़ रही थी, जैसे सर ने कहा जना मैडम क्यों नहीं बोल रही, तो मैं सर को बताऊं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा सर अनुपान के बारे में, तो मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अनुपान के बारे में हमारे संहिताओं में बहुत अच्छे से वर्णन आया है, और हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे हमारे पास अगर हमें लगता है कि जो अनुपान क्या करता है, तो अनुपान का साफ सा मतलब बताया है, अनुपानम तर्प्यति, प्रीणयति, ऊर्जयति, बृहयति, पर्याप्तम अभिनति वर्तयति, भुक्तम अपसादयति, अन्न संघातम भिन्नति, माधवम आपद्यति, क्लेदयति, जरयति, सुख परिणामति इति मा शुभ्यवायता चहारस्य उपजनयति,
अर्थात जो अनुपान है उसके गुण कर्म बताते हुए शास्त्रोक्त वर्णन आया है कि वो अनुपान शरीर का तर्पण करता है, शरीर को पुष्ट करता है, उसके जीवन को बढ़ाता है, तेज को बढ़ाता है, खाए हुए भोजन से मिलकर शरीर में मिल जाता है, खाए हुए को पचाता है, मिले हुए अन्न को तोड़ता है, पृथक करता है, शरीर में कोमलता लाता है, गिलिन करता है आहार को और फिर पचाता है और फिर सुखपूर्वक पचाकर शरीर में व्याप्त कर देता है। तो ये इन्होंने इतना बढ़िया से अनुपान के बारे में बताया है। और यहाँ ये बता रहे हैं कि जो अगर वायु दोष में देना है तो स्निग्ध और उष्ण अनुपान देना है, अगर पित्त विकार है तो मधुर और शीतल अनुपान देना है, अगर कफ विकार है तो रूक्ष और उष्ण अनुपान देना है, और अगर क्षय जन्य है तो रस का जो अनुपान देना है। अगर कोई उपवास में है, मार्ग चलने से, ऊंचा बोलने से, स्त्री संग से, वायु धूप या पंच कर्मों के कारण जो थक गया है, उनको अनुपान देने के लिए दूध, अमृत के समान पथ्य और हितकारी बताया गया है। जो स्थूल है वो शरीर को अगर पतला बनाना चाहते हैं, इस मोटे शरीर को पतला करने के लिए पानी में शहद मिलाकर देना उत्तम है। जिनको मंदाग्नि हो गई हो, जिनको नींद नहीं आती हो, जिनको तंद्रा हो, शौक हो, भय हो, क्रम हो, और उनको क्या करना है, उनको मद्य और मांस का सेवन कराना है और मद्य का ही अनुपान उनके लिए अच्छा है। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा सर पढ़ा रहे थे तो मैंने इस थोड़ा सा निकाला, चरक संहिता में दिया हुआ है ये यज्ञ पुरुषी अध्याय, आप लोग सभी जानते हैं, उसका श्लोक नंबर जो है ये 326 है और 325 है, 324 है। बहुत अच्छा डिटेल अनुपान के बारे में आया है और इसको एक बार बैठ के हम लोग सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आकांक्षा मैम का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो मैंने कहा थोड़ा अनुपान के बारे में पढ़ा जाए। थैंक यू मैम। कल आप नहीं थे ना, हम लोग ने यही वापट से पढ़ा था, सेम चीज। अच्छा, तो आपने आज चरक का रेफरेंस पढ़ दिया, बहुत अच्छा किया। कल वंदना मैम ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था, तो उसको थोड़ा सा हम लोग ने, आप लोग नहीं थे तो थोड़ी सी चर्चा की थी बस। कल थोड़ा सा एक मैरिज में थे, रात भर जगे थे तो लौट रहे थे, इसलिए फिर आप लोग के साथ नहीं जुड़ पाए जी। मेरे पास तो लेट बार मैम जी मैम जो ये मध्य के बार बार जिक्र आता है, इसमें आसव अरिष्ट की बात करते हैं या और भी कोई सुरा प्रिपरेशन होती है आयुर्वेद? मध्य पे तो पूरा विज्ञान वर्णन आया है सर। अगर आप मध्य अध्याय पढ़िए और मध्य के बारे में पढ़िए तो उन्होंने तो मध्य का भी बता दिया है कि कौन सी मध्य किस स्थिति में देना चाहिए। उसके बारे में भी एक बार हम लोग चैप्टर खोलेंगे, और जैसे अन्नपान विधि अध्याय वगैरह दिया है ना, वहाँ मध्य के बारे में पूरा बताया है कौन सी मध्य कहाँ पर इंडिकेटेड है। और बाकी अगर हम मोटी बुद्धि से बताते तो हम मध्य का सेवन और आशा वरिष्ठ के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ जी आप बोलिए मैम पहले। जैसे अभी मानिए हमारे पास पेशेंट है, उसको रात को नींद नहीं आ रही, तो हम सरस्वती रिष्ट तो देते ही हैं, है ना। हम कहते हैं कि उसको उस तरह का मन को शांत करने का उपाय लाना है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि आशा वरिष्ठ को आप बिल्कुल हटा देंगे, आशा वरिष्ठ को भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस समय मध्य चिकित्सा या मध्य की जो वो है बहुत ज्यादा वो रही है। तो अभी तो हम लोग केवल मध्य को जो है कहते हैं ना घृणा भाव से ही देखते हैं, अच्छा शराब पीता है, अच्छा बहुत गलत है। लेकिन चिकित्सा में हमारे आयुर्वेद में मध्य के बारे में बहुत ही डिटेल दिया गया है। और जैसे कहते हैं ना, उसको पूरा अगर हम शास्त्रोक्त करके और एक उसको पूरा उसका एक बनाए, नोट्स बनाए कि मध्य कहाँ कहाँ कैसे कैसे आया है, तो एक बहुत अच्छा आपके पास केवल आप मध्य ही चिकित्सा से उसको पेशेंट को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। दूसरा क्या है कि मध्य जो है वो 3 टाइप का होता है। एक ऐसे मध्य होते हैं जो सत्व गुण बढ़ाते हैं, जैसे कि वो नीरा का जो बनता है, ताड़ी का बनता है, वो जो सत्व गुण बढ़ाने वाले मध्य है वो अलग होते हैं। जो रज गुण बढ़ाने वाले मध्य होते हैं वो अलग होते हैं, और जो तम गुण बढ़ाने वाले मध्य होते हैं वो अलग होते हैं। इसको एक हमारे आचार्यों ने बताया। दूसरा क्या है कि फॉरेन कंट्रीज में आप लोग देखेंगे तो अभी जो सैनिक लोग युद्ध कर रहे हैं रशिया के, और ये वो दारू पीते हैं और युद्ध कर रहे हैं, तो उनको बस रजगुण बढ़ाना है, उनको बस युद्ध करना है। अगर वो दारू नहीं पियेंगे तो कंटिन्यू वो कैसे लड़ेंगे, कैसे कंटिन्यू। तो एक ना रजगुण बढ़ाने वाला मध्य होता है। यहाँ पर ना मध्य का ना मेडिसिन के रूप में यूज किया है, अनुपान के रूप में यूज किया है। इसको हमें समझना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। एक हम यहाँ ना चंबल में एक बहुत बड़ा वो था, डाकू था, उसकी एक बार स्टोरी आ रही थी। उससे उसके खाने पीने के बारे में पूछा तो उसने कहा मैं लाल मिर्च और मध्य ज्यादा लेता हूँ ताकि मेरे को गुस्सा आए और मैं ज्यादा और काम करूँ, मतलब उसी टाइप से। जी सर जो ये मोटेरियम रहते हैं ना, जहाँ पे डेड बॉडीज करते हैं, वहाँ के जो अटेंडेंट्स रहते हैं
सर वो भी कंटिन्यूस ड्रिंक्स पीते हैं। मैंने ऐसे 2-4 इसमें मैं ससून के वहां पे मैं एक्सपीरियंस के लिए जाती थी, तो वहां के भी लोग एकदम हट्टे कट्टे, वो हमेशा उनको ड्रिंक लेके ही फिर वो डेड बॉडीज ये कर सकते हैं। तो ऐसे और मैंने 2-3 जगह बड़े पे बड़े गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, वो तो उनको तो वो सब दिन भर करना है, बॉडी को कट करना है, वो सर्जरी करना है, तो मद्य के बिना तो उनको नींद ही नहीं आती है, वो तो पीते ही पीते हैं। सर लेकिन वो मद्य का तरीका हमारा अलग है ना सर, जो शास्त्र में बताया। जो आजकल बाहर मिल रहा है वो थोड़ी मद्य उसमें होगा। मुझे ऐसे कई लोग, मतलब जो फ्रेंड सर्कल है, वो बहुत कन्विंस करते हैं कि अरे आपके इसमें बताया, लेकिन जो हमारा तरीका है, जिस तरीके से हम सेल्फ फर्मेंटेड बनाते हैं, वो वाला चीज तो अवेलेबल नहीं है ना सर। और दूसरा, आर्मी, इंडियन आर्मी के लोगों को देखेंगे, उनको मद्य मिलता ही है। उनको मतलब युद्ध में लड़ना है और उनको ठंडियों में रहना है, बर्फ में रहना है, तो उनको तो कंपलसरी मिलता ही है कैंटीन से। अनुरिता मैम, हाँ वही, हमारे हाँ हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं जो रॉयल लोग, छोटे लोगों की बात कर रहा हूँ, रॉयल लोग हैं, वो अपनी हेल्थ के लिए स्पेशल बनाते हैं, जैसे फर्मेंटेशन से ना उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें डालेंगे, जैसे बादाम डाल लिए या संतरे डाल लिए और बहुत सारी जड़ी बूटियां। हमारे पास भी स्पेशल उसकी एडवाइस लेने के लिए आते हैं क्या क्या इसमें डालना चाहिए जो हमारी बॉडी को ज्यादा बढ़िया बनाते हैं वो रहेगा। सर। और हाँ। दूसरा बात ऐसा भी हुआ है कि जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं ना, वो अच्छा दिखने के लिए वो लोग ऐसे अलग अलग तरह के ब्रांड के वो लोग मद्य पीते हैं कि वो हमेशा चिकने और एकदम सुंदर दिखे। उसका महत्व रहता है, अग्नि को प्रदीप्त रखना और सुंदर दिखना। सर हम कई बुजुर्ग लोग देखते हैं यहाँ पे, जो पुराने लोग हैं जो थोड़ी मात्रा में लेते हैं, वो कभी बीमारी नहीं होते और वो कहते हैं मैंने आज तक कभी दवाई नहीं खाई, और आज तक भी उनका चेहरे का तेज है ना बिल्कुल रेड है, मतलब वो पीते रात को सिर्फ थोड़ा ही है। और ये अपना लोकल जो है ना उसमें वो जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जैसे उसमें सौंफ भी डाल लेंगे, इलायची डाल लेंगे उसमें, और कहीं उसमें जो सीजनल फ्रूट डाल लेंगे। डायबिटिक पेशेंट भी आजकल ऐसे ही करते हैं, उसमें गुड़ मक्खन डाल देंगे, ये जामुन के बीज, करेले के बीज, करेला, ये सब मतलब डाल के यहाँ पे लोग बनाते हैं और उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में कंज्यूम करते हैं और वो हेल्थी भी रहते हैं। और क्या है ना, मात्रा मात्रा इंपॉर्टेंट है। अगर एक पैक ले रहे हैं डेली और उनका अग्नि अच्छा रह रहा है तो वो ठीक है हमारे लिए। लेकिन क्या होता है, इंडिया में लोग ना एक बोतल पूरा पी लेते हैं, वो ज्यादा खतरनाक है, कंट्रोल अभी जब छूट जाता है। मैडम ने जो बोला सर, और आप जो बोल रहे हैं, सो सच में ये पढ़ के मतलब इसका कुछ फिक्स करने वाला, सर सॉल्यूशन इसके देने बारे वाला। में थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि जो संधान वर्ग अपना आया है, संधान वर्ग में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। तो इसमें सबसे पहले जो लक्षण आता है उसे कांजी। तो हम लोग कांजी को कैसे बनाते हैं, क्योंकि सब लोग को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और कांजी की चिकित्सा बहुत, मतलब कांजी को चिकित्सा के रूप में बहुत जगह यूज किया जाता है। ऐसे इन्होंने बताया तुशोदक, मतलब वेराइटी ऑफ द मध्य की बात हो रही है, आर नाल, धान्याम, शिंडाक्या और शुक्त। इसके अलावा उन्होंने बताया है यहाँ पर मध्य करके भी अलग से बताया है, अरिष्ट करके बताया है, सुरा करके बताया है, और उसके बाद आसप करके बताया है। इसके बाद जैसे आपने बोला कि सात्विक मनुष्यों के लिए कौन सी मध्य का श्रेष्ठ है, उसके बाद नई मध्य और पुरानी मध्य, दोनों मदिरा जो है, मदिरा को उन्होंने नवीन मदिरा और पुरानी मदिरा। उसके बाद इसकी जो गंध आती है, इस गंध को भी किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो जो मोटा मोटा सा है वो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो सात्विक मध्य की बात हो रही थी, कि जो सात्विक मनुष्य है, सात्विक के गीता हास्यादि, राजसे सहसाधिकम, तामसे निंद कर्माणि, निंदाश्य मदिरा आचरित। अर्थात जो सात्विक आदि मनुष्य को जो मध्य से उत्पन्न हुई चेष्टाएं हैं, या जो सत्व गुणी मनुष्यों में जो अगर हम मध्य पीते हैं तो वो क्या करती हैं, वो भी उनको हंसना इत्यादि कार्य कराती हैं, मतलब वो उनको अच्छे कार्यों को बढ़ावा देती हैं। और अगर रजोगुण वाले पियेंगे तो वो केवल साहस आदि कार्य करेंगे, जैसे आपने बताया कि वो युद्ध में बहुत ज्यादा तेजी से युद्ध करने लगेंगे, उनमें रजोगुण की प्रधानता होगी। और अगर तमोगुण वाला पीता है तो फिर वो निद्रा का कार्य करता है या फिर वो निंदनीय कर्म भी करता है। तो इतना स्पेसिफिक आपने अभी बताया, और उतना ही स्पेसिफिक वर्णन यह हम जो है भाव प्रकाश निघंटु में बहुत अच्छे से बताया है। अब नई मदिरा अगर है तो वो त्रिदोषजनक होगी, अभिशंति होगी, हृदय के लिए अहितकर है, दहा उत्पन्न करने वाली है, दुर्गंध युक्त है, विषद गुण युक्त है और गुरु भी है। लेकिन अगर पुरानी मदिरा है तो वो रुचि को उत्पन्न करने वाली है, हृदय के लिए हितकर है, सुगंध युक्त है, गुण कारक है, लघु है, श्रोतोमार्ग का शोधन करने वाली है, कृमि, कफ और वायु को नष्ट करने वाली है।
और इसी प्रकार से जैसे अभी मैंने कहा कि मद्य गंध का मतलब जो शराब की गंध आती है उस गंध को दूर करने के लिए जो शास्त्रोक्त वर्णन आया है उन्होंने बताया कि उसमें नागर मोथा, एल वालू, या हम जैसे जैसे बात करते हैं कि जो एक नागर मोथा, कूठ, एल वालू, जीरा, धनिया, इलायची, स्पेशली उन्होंने बताया मुस्ते एला वालू गद जीरक धान्य केला यशवशन यन्वस्तसी वाचम अभिन व्यक्ति शारीरिकम मुखम मुंजति पूति गंधम गंधस्य मध्य लसुनादि भवस्य नूनम। अर्थात नागरमोथा, कूढ़, एलवालुक, जीरा, धनिया, इलायची सबको चबाता हुआ जो मद पीने वाला मनुष्य सभा के मध्य में भी बातचीत करता है उसके मुख की स्वाभाविक दुर्गंध तथा मद एवं लहसुन आदि से उत्पन्न गंध निश्चय ही दूर हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें जैसे अभी आपने बताया पवन सर ने कि वो इसमें ये मिला के पीते हैं, ऐसे करते हैं, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वो चिकित्सीय रूप में भी बहुत हितकारी होती है। मगर यही है कि वो सत्व प्रधान होना है या रज प्रधान होना है, अगर तमोगुण प्रधान होगी तो फिर दिक्कत होगी। मैम जो बोन कैंसर या बोन मेटास्टेसिस की बहुत सीवियर पेनफुल कंडीशन रहती है ना, उस इसमें अगर कुछ योजना में मिलता है किसी को भी कोई संदर्भ, आपने अभी बहुत अच्छा बताया, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग इसका सोर्स और बनाने का मतलब बना के देना या फिर कोई ऐसे अरिष्ट की जो सच में इसमें काम करते हैं, तो किसी का भी स्टडी हो कुछ भी मिलता है तो इट इज अ वेरी नाइस लाइन कि वी कैन गिव इट एज एन पेन किलर। और इंसोम्निया पे आपने हाँ बोलिए ना सर। ये हर बार हमारे ये जिक्र आता है पुराना मध्य होना चाहिए पुराना। अब जैसे ना फॉरेन में ना स्कॉटलैंड वगैरह के लोग हैं, जैसे उनके पास 1920 का 1910 का मतलब इतना पुराना मिल जाता है, बहुत कॉस्टली रहता है सर, वो बेची जाती है, वो बना के समुद्र में डाल देते हैं वो और फिर उसको यूज करते हैं, वो फिर वही लोग वो कंज्यूम करते हैं, तभी वो लोग इतना हेल्थी वगैरह रहते हैं अगर कम मात्रा में। अभी जो पुतिन है जो रशिया के प्रेसिडेंट है उनका एज कितना है? 78 है और कितना मस्त दिखते हैं, एकदम यंग दिखते हैं। यहाँ दिमाग कितना सही काम करता है। यहाँ 70 साल की उम्र में लोग देखिए कितने बुढ़े दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसा है सर। किसी को रेड वाइन के बारे में मालूम है क्या? क्योंकि काफी लोग झगड़ते हैं मेरे से कि नहीं रेड वाइन तो अच्छी रहती है, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इज द कंटेंट ऑफ रेड वाइन? मुझे लगता है जो ये एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स वगैरह या मैडम ने जैसे बताया वैसे बनाने का कुछ तरीका होता होगा, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि ये मेडिसिनली प्रमोटेड है, लेकिन मैंने आज तक कभी प्रमोट नहीं किया। लेकिन आज मैडम ने अभी बोला ना, तो आई एम थिंकिंग कि जहाँ पे पेनफुल मेटास्टेटिक कंडीशन है, बोन कैंसर है, जहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत आगे की कंडीशन जैसे जो नेक्रोसिस ऑफ फीमर रहता है या एवियन रहता है, वहाँ पे बहुत पेनफुल कंडीशन रहती है, वो किसी भी चीज से पेशेंट को राहत नहीं मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे एक बात कहना है कि पहले ना मैरिजुआना जो है वो प्लांट ना इंडिया में चलता था और आयुर्वेदिक दवाई है, लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका के कंपनियों को वो मैरिजुआना चाहिए था पेटेंट के रूप में, तो क्योंकि वो पेन किलर होता है जिसको हम ड्रग्स बोलते हैं। तो उन्होंने राजीव गांधी को प्रेशर किया कि आप ना ये बैन करो इंडिया में, कि ये इंडिया में नहीं चलता है। तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऐसे बैन कर दिया। तो आज कोई ड्रग्स लेता है तो बोलते हैं नहीं ये ड्रग्स ले रहा है, क्योंकि वो नारकोटिक्स एक्ट के अंडर में आ गया है, लेकिन वो आयुर्वेदिक दवाई है। उसी तरह से जो ऐसे प्रचलित हो जाते हैं ना कि मद्य जो है खराब है, लेकिन वो खराब कब है? जब वो मतलब गलत असर करता है, ज्यादा मात्रा में ले तब वो खराब होता है। अगर कम मात्रा में मेडिसिन के रूप में है तो वो मेडिसिन नहीं। सर पहले आता भी तो था ना डॉक्टर ब्रांडी, बच्चों के लिए भी आता था, वो बिकता था मेडिकल स्टोर पे। वो जैसे बच्चों को ना सर्दी जुकाम खांसी रहता ना छोटे बच्चों को, तो वो बिकता था डॉक्टर ब्रांडी के नाम से। कोई भी चीज है मेडिसिन के रूप में मेडिसिन है, ज्यादा मात्रा में तो जहर है। मैम अनुरिता मैम, वो रेड वाइन में ग्रेप्स का कंटेंट रहता है, ग्रेप और अल्कोहल थोड़ा परसेंट। ग्रेप्स तो यूज होता है इसमें, पूछ रही थी ना कंटेंट, तो वो ग्रेप्स की रहता है और थोड़ा अल्कोहल रहता है 5-20% कुछ तो रहता है इतना, और ग्रेप्स के वैरायटीज रहते हैं कुछ ऐसे। मैडम मैं डॉक्टर्स पार्टी में अकेले ले रही हूँ ना, कि जो नहीं लेती हूँ तो उसकी वजह से काफी मुझे बताया जाता है। और सूला कुछ नासिक में है,
जहाँ पे हाँ, कॉम्बिनेशंस जुलाब। टेस्टियर करके मिलते हैं और वो फलों से और इसमें, लेकिन आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। नहीं मैम, मैं भी पार्टीज में जाती हूँ तो बोलते टेस्ट करो करो, पर मैं नहीं करती हूँ। मैं बोलते ना उसमें जूसेस रखो। अल्कोहल की मात्रा कम होती है, जैसे नॉर्मल विस्की होती है ना, उसमें 42.5 समथिंग वेट बाई वॉल्यूम होता है जो अल्कोहल होता है, उसमें मेरे ख्याल में 5 से 10% ऐसे ही कुछ होता है, बहुत लिटिल अमाउंट में होता है। सर अच्छा हुआ आपने ये बात बोली। सर आजकल जो आशा वरिष्ठ मार्केट में हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, सर उसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल का कंटेंट आ रहा है, और जो कि ज्यादा छोटा नहीं, 30, 40, 60 तक कंटेंट दिखता है। उसका मतलब क्या हुआ सर, हम जो आशा वरिष्ठ लिख रहे हैं? इतना हाँ सर, मैंने देखे ऐसे आशा वरिष्ठ की उसके अंदर सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल ही 20, 30, 60% तक है। तो फिर तो मतलब जो हमें होता मैंने ना एक कंपनी वाले से लिया अभी, उसने ना लोकली हमारे बनाता कुमारी आसव। जैसे उसको मैं पीता हूँ ना शाम को, मैं कई बार उसको ले लेता हूँ, जैसे ना खाना खाने से पहले एक बार मैं ले लेता हूँ, तो उसमें मतलब होता है वो घुमाता है सिर को। और मैंने उससे पूछा भाई ये क्या है, कहता है इसमें ना पुराना हम ना गुड़ यूज करते हैं, 8-10 साल पुराना गुड़ यूज करते हैं, और डॉक्टर साहब इसमें हम ना बहुत जितना भी कंटेंट है ना पूरा का पूरा उसमें डालते हैं, और वो इतना ज्यादा एपिटाइजर भी काम करता है, और भूख भी बहुत अच्छा लगाता है, और मतलब हाजमा भी अच्छा करता है। पुराना वाला गुड़ मैंने उसके अंदर दारू की महक आ रही थी इसलिए फेंक दिया। वो काकवी जैसे रहता है जो गुड़ की बनने की प्रक्रिया से पहले वाला, और बहुत अच्छा आयन कर, उसका कलर भी ब्लैक, लेकिन उसमें ना कुछ दिन के बाद में महक आने लगा, वो पर्टिकुलरली ड्रिंक्स की तरह था, मतलब दारू की तरह, तो मैंने फेंक दिया उसको। यही मतलब नॉलेज ना है, या जो आजकल आशा वरिष्ठ में सेल्फ जनरेट को प्रमोट करे कि नहीं करे, वो एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि भाई। एक्चुअली अगर हम लोग जैसे बताया जाता है, जैसे अभी आपने बोला ना द्राक्ष वो वाली बात जो बोलते रेड वाइन वाली बात, तो यहाँ एक वर्णन बहुत अच्छे से आया है कि ताल तथा खजूर के रस को संधान की रीति से रखने पर जो तैयार होता है उसे बारूनी कहते हैं। और स्पेशली बताते हैं कि जो ये बारूनी है वो लघु है, और क्या कहते हैं ये जनरली जो पीनस है, आधमान है और शूल, तीनों को दूर करने वाली होती है। तो यहाँ दो तरह की इन्होंने बताया है कि बालूनी क्या मैडम, बालूनी? हाँ, बारूनी बा तो बोला था बारूनी। तो ताल और खजूर के रस को संधान की रीति से इसको तैयार किया जाता है, मतलब इनका संधान किया जाता है। फिर उसको उसका जो लक्षण बताया वो लघुता भी है, वो पीनस को, आधमान को, शूल को दूर करती है। तो यहाँ पर इस तरह की कई बातें इन्होंने बताई है कि कैसे कैसे, अगर जैसे अभी आप बता रहे थे अरिष्ट की बात बता रहे थे या आसव की बात बता रहे थे, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो आसव बनाते हैं वो पक्व औषध अम्बु सिद्धम यन मध्यम अरिष्ट का मतलब कि हम क्या करते हैं कि जो औषध को पका लेते हैं और फिर उससे जो जल सिद्ध किया जाता है, मतलब अरिष्ट में जो है हम सब जानते हैं कि अग्नि का संधान होता है और वो तब अरिष्ट बनता है, जो मद बनता है वो अरिष्ट होता है। और ये साफ साफ बताते हैं कि अरिष्ट पद से अरिष्टम का जो उन्होंने वो व्याख्या की है, मध्यम इति लोके यथा द्राक्षारिष्टम दशमूलारिष्टम बबूलारिष्टम इति। यहाँ पर अरिष्ट पद से लोक में प्रसिद्ध मद का ग्रहण करना चाहिए, है ना। और इन्होंने बताया कि अरिष्ट लघु पाकेन सर्वतश्चे गुणाधिकम अरिष्ट श्रु गुणा गेया बीज द्रव्य गुणा समा, अर्थात पाक में ये लघु होता है और सबसे अधिक गुणकारी भी होता है, और अरिष्ट के गुण जिन द्रव्यों का में बनाया जाता है उसी के समान माना जाता है। तो इस तरह से इन्होंने अरिष्ट में और आसम में ये डिफरेंस होता है। यह पक्वौषधम अम्बुभ्याम सिद्धम मध्यम सा आसवा, अर्थात जो बिना पकाए हुए औषध तथा जल से बनाया जाता है, जो बिना पकाए औषध और जल से जो मध्य बनाया जाता है वो आसव कहलाता है, जैसे लोहासव, कुमारी आसव। तो यहाँ ये दो डिफरेंस है। और ये बोल रहे हैं कि आश्वस्य गुणा गया बीज द्रव्य गुणा सभा, अर्थात जिन बीज द्रव्यों से या जिन द्रव्यों से आसव को बनाया जाता है वह उन्हीं के गुण कर्मों के समान आसव भी अपना इफेक्ट दिखाता है, प्रभाव दिखाता है। तो यहाँ इसका मतलब मैडम जहाँ पे अग्नि अच्छा है वहां पे आसव देना चाहिए, जहाँ पे अग्नि मंद है वहां पे अरिष्ट देना चाहिए। जहाँ अरिष्ट को लघु माना है, आसव को अरिष्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा। और मैडम इनको मध्य की जाति में इन्वॉल्व की, मध्य के वर्ग में इन्वॉल्व किया है। हाँ, तो इट इज क्लियर ना मैम? हाँ, मध्य है जी। प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या?
सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था लेकिन इससे हटके थोड़ा सा। बोलिए बोलिए। अरे मेरे पास सर एक कल पेशेंट आए थे, वो करीबन 62 इयर्स ओल्ड मेल हैं। उनको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी भी है और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी है, डिजेनरेटिव चेंजेस भी हैं, और उनका पूरा चाल चेंज हो गया है। वो प्रॉपर चल नहीं पा रहे हैं, मतलब उनकी जो चाल है वो चेंज हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि सर उनको अपन जैसे पंचकर्म तो उनका शुरू कर रहे हैं आज से, लेकिन यदि उनको कोई रस औषधि देते हैं अपन, जैसे वर्धमान चिंतामणि है या त्रिलोक चिंतामणि है इस टाइप का, तो उनका ब्लड यूरिया 51 और क्रिएटिनिन 1.5 आ रहेगा। तो ऐसे में कैसे विचार करें रस औषधि का? ना दीजिए, मत दीजिए उनको रस औषधि, स्वर्ण कल्प मत दीजिए, आप गुगुल कल्प दे दीजिए। अच्छा अच्छा, तो ये त्रिदशांग गुगुल, हवा गुगुल, अक्षत गुगुल, ये सब दे दें? हाँ। प्रशांत अच्छा, सर, इसमें आप अगर पंच करना शुरू कर रहे हैं तो उनको उससे भी काफी हद तक रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं कि रस, सबसे पहले आपको वही लगाना पड़ेगा उसमें। आवाज बहुत आ रही है। अगर आप रस औषधि ना दें और अपने पंचकर्मा का अभ्यंगछेदन और वातानुकूलन शुरू करेंगे तो उनके पेन्स में आराम आना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि इंटरनली उनको रस औषधि दे तभी उनका पेन किलिंग हो। नहीं, उनको पेन नहीं है, वही तो आश्चर्य की बात है कि उनका उनका पूरा स्पाइन इतना ज्यादा खराब है, उसके बाद भी उनको पेन नहीं हो रहा है। उनका सिर्फ एक ही सिम्टम्स है कि उनके दोनों हाथों में झुंझुनी आती है और दोनों पैरों में झुंझुनी आ रही है, बस एक सिम्टम्स लेके आए हैं, और पेन तो उनको है ही नहीं कहीं से कहीं तक। रेडिकुलोपैथी की वजह से है सर, नर्व कंप्रेशन है, रेडिकुलोपैथी सर्वाइकल और लंबर साइड पे नर्व कंप्रेशन है। आप उनको ग्रीवावस्थी और कटिवस्थी पे रख के उसके बाद फिर अपनी जो ये अपनी जो वातानुकूलन वस्तियां होती है ना, अपनी मारुतैलिक और उसका कॉम्बिनेशन, चीरबला वगैरह का कॉम्बिनेशन करके देंगे तो उसी से कंट्रोल में आएगा। जरूरी नहीं है कि आपको इंटरनली कुछ उन्हें स्ट्रॉन्ग औषधि देना ही पड़े बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरा ये प्लान था कि उनको नस से दे दें अपन, और अल्टरनेट उनको फायदा देगा सर, और छीर वाला दे देंगे उनको अल्टरनेट करके, और सिंपल गुगुल पर रख लेते हैं, ठीक रहेगा ये सर। नस से और बस्ती अच्छा काम करेगा सर। सर आप ये सोचो ना, जैसे रेडिकुलोपैथी है, क्या कारण है वहां पे? वायु ने वहां शोष कर दिया ना, आपने उस पार्ट को ना स्नेहन करना है ना, तो स्नेहन का दिमाग में लगा के दो ना, तो तिक तकसीर बस्ती है और जो भी बस्ती है जो ज्यादा से ज्यादा स्नेह करे उस पार्ट। नहीं, वो तो अपन दे रहे हैं, वो तो अपन चालू कर देंगे, तो उससे तो हमें लगता है कि यूरिया क्रिएटिनिन लेवल भी कम हो जाएगा जब अपन ये देंगे, है ना? हाँ, उसमें सर अगर आप देते हो ना, वैसे तो जीएफआर के अकॉर्डिंग हम देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अगर किसी का जीएफआर अच्छा है, यूरिया क्रेटिनिन बेसिक से वो, तो उसमें हम दे सकते हैं स्वर्ण योग, पर वो नुकसानदायक ही होता है। कल को कोई बात हो जाए, अगर वो बढ़ जाए तो हमारे ऊपर ब्लेम आ जाएगा, इन्होंने ना वो मेटल्स खिला दिया हमें। अब उस साइड, उस सेफ साइड रखो आप। जी, वही वही प्रॉब्लम हो रही है ना कि उनको 51 उनका यूरिया चल रहा है और क्रिएटिनिन उनका 1.5 आ रहेगा। अब ये बड़ा क्यों है? एज कितनी है? 62 इयर्स है। कोई बात नहीं, आप तिक्तक्षीर बस्ती देंगे तो कम हो जाएगा यूरिया। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी होगी ना सर, उनको प्रोस्टेट होगा। नहीं, सर कोक्सुलादी गूगल ऐड कर दीजिए, और आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है अपनी वजह से कुछ भी नहीं होता है। जैसे आप बोल रहे हैं प्रोस्टेटोमेगाली या वात का अवरोध या कुछ ऐसे अपान का लक्षण है, उसकी वजह से होगा। ये बिल्कुल भी, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का अगर आपने रसकल्प यूज किया, बिल्कुल भी जितना डोलो साइड इफेक्ट देगा ना किडनी लिवर पे, उतना तो अपना स्वर्णकल्प 1 महीना और 2 महीने में नहीं करता है। हैव फेथ ऑन टू मी। बिल्कुल भी क्रिएट और यूरो को टच नहीं करेगा, लेकिन 60+ पैथोलॉजी बाकी रूल आउट कीजिए। उसमें मैम ना, जैसे रस कल्प की एसओपी होती है ना, जो 0.04 माइक्रोन, बहुत सारी कंपनियां उस एसओपी तक बनाती है पार्टिकल। अगर बहुत ज्यादा माइन्यूट पार्टिकल रहेगा ना एसओपी का, उसका अगर प्रॉपर जो कंपनी है जिसपे आपको बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है वही यूज करे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। पर जीएफआर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जिसमें। और इस एज में सर कह रहे हैं ना 62 एज है, इस एज में मोस्टली ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी मिलती है। प्रोस्टेट जरूर मिलता है, कहीं ना कहीं यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो बैक फ्लो किडनी पे करता है, तो यूरिया क्रेटिनिन डीअरेंज होता है। सेकंड, इसका कारण डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक पेशेंट को ऐसा देखने को मिलेगा इनको, सर को, वो भी थोड़ा सा। ये नॉन डायबिटिक हैं, पर इनको हाइपरटेंशन रहा है, इन्होंने उसका दवाई नहीं खाया, और हमें जो लग रहा है कि जो क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा है उनको अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर से है, तो वो दवाई तो मैंने चालू कर।
उसमें सर किडनी में रुकता है, आप तिक तक सिर बस्ती तो उसमें वो क्लियर होगा। चंद्र पर्वा पुनर्वादी मंडोर गोक्षुरादि गूगल ये स्टार्ट करो और वो बिल्कुल 100। आप उस पे मत जाओ अभी स्वर्ण योग। सर आप ऐसे मानते हैं क्या, आपने पहले स्क्रीन किया था का क्रिएटिनिन और वो ट्रीटमेंट के बाद में बढ़ा है, ऐसे है नहीं क्या? नहीं वो नहीं वो फर्स्ट टाइम कल ही दिखाने आए थे और उसका हाँ रिपोर्ट तो लेके सर आए जस्ट थे हैव फेथ ऑन इट, एक्चुअली। इज नॉट बिकॉज सुनिए ऑफ ना, आयुर्वेदा। हाँ उनका जो पुराना उनका जो रिपोर्ट उन्होंने दिखाया मेरे लिए, उसमें एक पर्चे पे सीकेडी भी लिखा हुआ है उनके पुराने पर्चों पे, ठीक है। सिंपल है सर, तो पहली पैथोलॉजी होगी क्योंकि इतना हाँ आयुर्वेद से कभी नहीं बढ़ा, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अब तो मुझे मालूम है। ये हो हाँ सकता है कि उन्होंने यहाँ के बहुत धुरंधर डॉक्टरों को दिखाया और वो सब स्वर्णयोग पे ही उनका पूरा प्रैक्टिस चलता है। क्यों क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? नॉन तो एक स्टेरॉयडल कारण हमें एंटी वो लग रहा है कि इन्फ्लेमेटरी भाई ड्रग्स जो उन्होंने पेन किलर्स खाए हैं, उसका साइड इफेक्ट से नहीं बढ़ सकता है क्या? वही मैं बता रही हूँ सर, क्योंकि स्पीड ऑफ डिटोरेटिंग किडनी विद मॉडर्न मेडिसिन दैट इज कॉल्ड एमकेडी इज मोर कॉमन बिकॉज ड्रग इंड्यूस्ड हेपाटोमेगाली, ड्रग इंड्यूस्ड किडनी पैथी ये बहुत इजीली होती है। हमारे जो द्रव्य है ऐसे तो नहीं उन्होंने घर में बना के भस्म दिए, उन्होंने जरूर अच्छी क्वालिटी का बैद्यनाथ या फिर नागार्जुन या कुछ दूध पपेश्वर ऐसा कुछ यूज किया होगा, तो उसकी वजह से नहीं हो सकता, कितने भी साल वो ले ले रिटेंशन अपना नहीं होता है। एलोपैथी के ड्रग्स खुद ही डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये मत खाओ हमारे सर पेन सर किलर्स। मोस्टली यूटीआई में ना, ये यूटीआई में लोग अमाइनो ग्लाइकोसाइड लगाते हैं। वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड किडनी को इतना डैमेज करता है ना, नेफ्रॉन की ऐसी तैसी कर देता है। सर डोलो भी अगर एक हफ्ते से ज्यादा चला ना, 4 गोलियों से भी ज्यादा, मेरे पास में 27 और 22 साल के बच्चे किडनी फेलियर लेके आते हैं और कुछ भी नहीं, ज्वर की संप्राप्ति थी, डोलो लिया, बुखार कम हुआ, लेकिन उसके बाद में किडनी का ये और उनको कोई सिम्टम भी नहीं नजर आता है। तो वो एमकेडी ही होता है, एक बहुत फास्ट डिटोरेट होता है किडनी के रीनल टेबल्स और इस पे जीएफआर पे तुरंत असर आता है, लेकिन हम उसको कैच करके बता नहीं पाते और हम अपना इमीडिएटली संप्राप्ति लगा लेते। तो ये ऐसे नहीं होगा कि स्वर्ण कल्प यूज किए होंगे, उनका सीकेडी लिखा हुआ है तो उनका और वजह होगा, आप वो सॉर्ट आउट करिए संप्राप्ति देख के। कनरिता मैम, ठीक है सर। आपको आज आपको ये बात ध्यान होगी शायद, पैरासीटामोल ना लीवर के लिए इतनी टॉक्सिक है ना, फॉरेन कंट्री में जैसे हमारे यहाँ सर लोग बैंड है सर, 80 कंट्रीज में बैन है, मैं जहर ऐसी यूज कर लिस्ट दे लेते हैं ना सकती हूँ हमारे आपको। यहाँ पे लोग यस मरने के लिए, हाँ तो वहाँ पे पैरासीटामोल यूज करते हैं क्योंकि जहर तो वहाँ मिलता नहीं। 15-15 20-20 गोलियां खा के तो लीवर डैमेज हो जाता है, तो वो सारा मल्टी ऑर्गन फेलियर में लैंड हो जाते हैं। सर छोटे बच्चों को कितनी जल्दी क्रोसिन दिया जाता है, कितना जल्दी डोलो का सिरप दिया जाता है, बहुत जल्दी, एकदम 1 हफ्ते के अंदर भी अगर बच्चे को ये अगर आता है, लेकिन हम प्रैक्टिस एग्रेवेटिंगली नहीं कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जब इनफर्टिलिटी से कंसीव बेबी है ना, पहले उनसे कमिट करा लेती कि इसको 10 साल तक आप एलोपैथी नहीं देंगे, आयुर्वेद देंगे, तभी इसको इस बच्चे को मैं देखूंगी, क्योंकि बहुत नुकसान होता है। और सबसे पहला ग्रहणी दृष्टि जो बचपन में अगर आपने एलोपैथिक खाया 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद में, उसकी ग्रहणी दृष्टि अगले 6 महीने तक दूर नहीं होती अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते का उसने, और अगर लॉन्ग टर्म लेके आया तो छोड़ ही दीजिए, उसका लिवर, गॉल ब्लैडर और ग्रहणी वो पूरी तरह से दूषित हो जाता है। वो रिकरेंट एंटीबायोटिक की यूज से होता है ना। मेरे ये जो मेरा केस है इसमें नर्व कंप्रेशन तो है, ये तो 100% है ना। रेडिकुलोपैथी मतलब ऊपर भी है, सर्वाइकल रीजन में भी है और लोअर स्पाइन में भी है। तो यहाँ पे तो हमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम यहाँ पे मतलब रसराज रस या एकांगवी रस जैसी दवाइयाँ यूज करते हैं तो उनको जल्दी आराम आएगा, पर यहाँ फर्स्ट आएगा, लेकिन आप डरिए मत कि ये रसराज रस से किडनी पे असर होगा, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा, ऐसा मत सोचिए। और सर आप ये भी हिस्ट्री लीजिए ना कि उनकी शुरुआत कैसे हुआ था, उन्होंने क्या एलोपैथी का मेडिसिन लिया था, ये भी थोड़ा पूछ लीजिए। ठीक है, नहीं मैंने हेतु निकाले थे। वो क्या है, कांस्टेबल थे, उनकी नौकरी 80 के आसपास लगी थी और वो उन्होंने 5 साल मतलब फील्ड वर्क किया। उसके बाद उनको एक कुर्सी और टेबल पे बैठा दिया गया कि बस तुम्हें बैठे बैठे काम करना है। और उनका कहना है कि हम लोग 10-10 घंटे एक ही कुर्सी पे बैठे बैठे, चेयर पे बैठे बैठे हम काम करते थे और पूरा हमारा मतलब बाबू वाला काम था, बाबूगिरी वाला काम था और हमारा कोई समय नहीं था, खाने का, पीने का, सोने का, रहने का कोई समय नहीं था हमारा। तो ये सारे हेतु मिले मेरे लिए। और बीपी जरूर मैंने उनके पुराने पर्चों में भी बड़ा देखा है, पर उन्होंने कभी ब्लड प्रेशर की दवाई कंटिन्यू नहीं खाई। उन्होंने खाई फिर बंद कर दी, जैसे 10 दिन की किसी ने लिखी तो खा ली, फिर बंद कर दी, खाली बंद कर दी, ऐसा उनका चलता रहा। और उन्होंने काफी यहाँ पे नागपुर में, भोपाल में, इंदौर में काफी जगह दिखाया और करीबन 5 साल से वो बीमारी से ग्रस्त हैं। और उनका ये कहना है कि हमें पेन कभी नहीं होता, तो हम पेन किलर किसी की नहीं खाते हैं।
सर किडनी के अंदर कोई किडनी का उनका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, जैसे कोई इसमें स्टोन वगैरह कुछ ऐसा हिस्ट्री रहा हो? नहीं, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है उनकी। अच्छा, लेकिन वो वेगावरोध तो कर रहे होंगे एक ही जगह बैठे बैठे? वो सब है, वो सब मिला। वेग अवरोध मिला, अनियमित खान पान मिला, अनियमित दिनचर्या मिली, रात्रि जागरण मिला, वो सब मिला, तो वेग अवरोध भी तो मिला। उसका असर नहीं पड़ेगा किडनी पे? वो सब भी तो है हेतु किडनी फेलियर। हाँ, तो वो सब तो मैंने मना कर दिया अभी। तो मेरा ये कहना था कि आप अब आज से उनको उनका घृतपान जरूर कराइए और पीडक्स नहीं, ज्यादा से ज्यादा घी पिलाइए दीपन पाचन करके, तो किडनी को ताकत मिलेगा, तो ये यूरिया क्रिएटिनिन अपने आप कम हो जाएगा। या तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए उनको। हाँ, वही प्लान किया था सर मैंने कि एक दिन अल्टरनेट दे देते हैं, एक दिन क्षीर बस्ती कर देते हैं, एक दिन क्षीर वाला तेल का बस्ती दे देते हैं। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन फिर अभी भी वही है कि रस औषधि का क्या करूं मैं, दूं के रस रुक औषधि जाऊं? दे दीजिए। ज्यादा नहीं देते हैं, 2 या 3 रस दे देते हैं। सर अगर इसे हम सेकेंड लाइन में रखें तो कोई दिक्कत है? पहले हम कास्ट से औषधियों से ट्राई करके देखें, अगर 1 वीक में नहीं पेशेंट को रिजल्ट आ रहा है तो हम रस औषधि पे आए। जी, तो मेरा ये सुशील सर कुछ बोलना चाहते हैं, सुशील सर का सुन लेते हैं। सर इसमें रसराज रस इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रयोदशांग गूगल के साथ में बस्ती चिकित्सा कर सकते हैं, कुछ असर नहीं होगा उसमें किडनी के ऊपर, वो बीपी को भी कंट्रोल करके रखेगा रसराज रस। और मेरे सर ने तो बताया कि मीनल मैम बोल रही है ना, मेरे सर ने भी ये बताया कि हमारा प्रैक्टिस में एक द्रव्य से भी चिकित्सा करते आना चाहिए, गूगल कल्प से भी, एक गूगल कल्प से ही भी चिकित्सा करते आना चाहिए, रस कल्प से भी। तो आप ना हर में रस कल्प ही मत दीजिए, आप दे सकते हैं, लेकिन आप ना क्या करिए कि गूगल कल्प देके भी तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। सर गूगल कल्पना के साथ में इन्होंने अगर रसपाचक और मेदपाचक ऐड किया ना, तब भी इनको क्रियाटियूरिया नीचे नजर होते आएगा। और दूसरा चीज, आशा वरिष्ठ में अगर ये पुनर्नवाष्टक पथ इसको इन्वॉल्व करे ना, तो इनका जो भी शोधजन्य संप्राप्ति, इवन टू हिज ऑल नर्वाइन जो स्पाइनल रीजन में एडिमा है उस पे भी, और दूसरा चीज अगर किडनी पे कुछ है, लेकिन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप रेडिकुलोपैथी की ट्रीटमेंट कर रहे हो तो बाकी का जो भी चीज है जो उनके साथ में आए, दैट में भी किडनी और दैट में, तो उसको अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपको वो समय भी दे, उनको क्लियर कट हम बताएं कि ये कंडीशन है, इसमें हम कवर करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में इसका पंचकर्म भी चलेगा, दीपन पाचन चलेगा, ये कमिट करा के लीजिए। हम क्या करते हैं, एक जनरल फिजिशियन में स्पेशलाइज प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट भी नहीं लेते। जैसे बाकी जगह पे जाएगा तो वो किडनी फेलियर हो रहा है और वो अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है तो वो सिर्फ गैस्ट्रो पे ही काम करेगा, भले ही किडनी का क्रियाटियूरिया जाए, और उसको रेफर कर देगा। हम अगर उसको ट्रीट कर रहे हैं तो बी वेरी स्पेसिफिक प्रैक्टिशनर, कि जहाँ पे भाई दिस इज द प्रोटोकॉल फॉर आपकी जो भी आपकी सारी संप्राप्ति है उसको तो ये कम करेगा, पेन भी कम करेगा, लेकिन उसके साथ में ये चीज आड़े आ रही है, इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इससे आपको टाइम और कल्पनाएं बढ़ाने का भी वक्त मिलेगा, और आप और बस्ती और ये सारी, क्योंकि पेशेंट को क्या है ना, वो सिर्फ शॉर्टकट में रिजल्ट चाहता है, और हमारा स्पेसिफाइड साइंस है, तो उसको वो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो आप रसपाचक और मेदपाचक और पुनर्नव गुगुल या गोक्षुर और पुनर्नव और अरिष्ट, इसका अगर आप क्वाथ का एडिशन करते हैं तो आपको दिखेगा, आपको क्रियाटियूरिया में कम होते हुए। और एक जेफर करा लीजिए, जैसे पवन सर ने बताया, अगर पुराना होगा 50 के अंदर होगा तो इट इज कि आप उसको दे सकते हैं। 50 के अंदर जो भी है उसमें सीकेडी की अगर वो कंडीशन है, 50 के ऊपर है तो आप उसको बिल्कुल बाकी की चीज चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो बिल्कुल 10 और 15 के है तो ही इज पर्टिकुलरली इनटू सीकेडी और क्रॉनिक सीकेडी पेशेंट है। उनका 1.5 सीरम क्रिएटिनिन है और 51 उनका बहुत यूरिया। मार्जिनल है सर, कुछ भी। आप एक बात बताऊं सर, आप 15 डेज की एंटीबायोटिक के बाद में भी आपको डीरेंज जो, क्योंकि मैं डील कर रही हूँ मेरी खुद की मदर का, मैंने 38 की मैंने एजीपीटी पे सबमिट किया है, और उस वक्त में पेशेंट को आयरन और ये फॉलिक एसिड देने के बाद में उनका 100 तक ये गया है एजीपीटी एजीओटी। इसका मतलब वो डीरेंज एलएफटी करता है। तो वैसे हमारा आपको ये 50 और ये देख रहे हैं ना, आप बस मैं 7 दिन का आपको देती हूँ, जो भी आपकी योजनाएं चल रही है उसमें आप ये गोक्षुर, पुनर्नवा, रसपाचक, रक्तपाचक और मेदोपाचक ये दीजिए, बस्ती दीजिए, और 7 दिन के बाद में कराइए, और इसी पैनल पे बोलिएगा कि कितना एजीबीडी एचओडी हुआ है। लेकिन जीएफआर कराने के बाद में अगर वो जस्ट एक्यूट किडनी फेलियर है जो कि किसी वजह से डीरेंज हुआ है, वो विद इन 2 वीक्स नीचे आ जाता है। लेकिन अगर वो एमकेडी है या फिर पुराना कुछ सीकेडी है तो वहां पे आपका जीएफआर जो है 50 के नीचे आ जाता है। उस वक्त में आपको जो भी है थोड़ा केयर लेना पड़ता है, जैसे पवन सर ने बताया। एचबी में पता लग जाएगा, अगर एचबी कम है ना तो फिर, और यूरिन आउटपुट बहुत कम आ रहा है, उसमें यूरिन क्रिएटिनिन रेशो भी आप करवा सकते हो। सर प्रोटीन और सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी कर लेते हैं ना, तो भी हमें ये पता चलता है कि सीकेडी है कि एमकेडी है या इंड्यूस्ड है। और अगर ये मार्जिनल है सर, 1.5 इज नथिंग, 1.2 को डिरेंज करके 2-3 महीना हो गया होगा, लेकिन इन्होंने स्क्रीनिंग नहीं किया होगा,
और वो आके अभी आपके हाथ में है, तो यू हैव टू बी क्लियर एज एन आयुर्वेद फिजिशियन कि भाई ये पहले से है, इनका जो भी चीज है आप सोनोग्राफी करा ले, कहीं कोई शंकन किडनीज वगैरह तो नहीं है, प्रोस्टेटोमेगाली तो नहीं है, प्लीज स्क्रीन करके फिर आगे चलिए। उससे होता क्या है कि हमें जिस चीज का मिलना है वो तो क्रेडिट मिले, और दूसरा चीज आप जैसे इतनी अच्छी योजनाएं कर रहे हैं तो इसमें 2-3 चीजें ये एडिशन करेंगे तो उनको भी रिजल्ट मिलेगा, बट यू हैव टू टेक अ क्रेडिट ऑफ दैट कि भाई पहले से ये सारी चीजें डिरेंज थी, इनका जो भी सीकेडी लिखा हुआ है, तो आपको डॉक्टर ने बताया क्या, आपको डॉक्टर ने कुछ केयर करने के लिए बोला था क्या, या फिर आपको पानी वगैरह कुछ कम करने के लिए कहीं पे सूजन वगैरह था, ये तरीके से पूछ के उनका सारा चीज निकलवाइए और फिर ट्रीटमेंट शुरू करिए। डोंट, बिकॉज वी डू ट्रीट एवरीथिंग बट वी डोंट टेक क्रेडिट, और जैसे अरविंद सर बताते कोई अपने को पैसा भी नहीं देता है, वैसे मत करिए सर, यू आर डीलिंग विद अ वेरी क्लासिक केस। ठीक है, अभी कोई शांति पाठ करिए, हमें सेशन बंद करना है क्योंकि टाइम हो गया है। कोई Okay, शांति पाठ करना चाहता है क्या? प्रशांत भट्ट जी आप करना चाहते हैं? प्रशांत भट्ट जी आप शांति पाठ करेंगे? कुछ एक मंत्र बोल दीजिए, आप पवन जी भी कर देंगे। अब पवन सर से करा दीजिए सर। हाँ पवन जी आप कर दीजिए, आप बहुत दिन से नहीं किए हैं। पवन जी आज आप करिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी सर। हाँ एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम तवमेव माता च पिता तवमेव बंधु च सखा तवमेव विद्या द्रविणं तवमेव सर्वं मम देव देव। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैद्यगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू एवरीबॉडी, नमस्ते।